गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन सेंटर पर आपका स्वागत है। पिछला वीडियो जो 10 क्वेश्चनों का अपलोड हुआ था, आपने टेस्ट लगाया था, नंबर भी अच्छे आए होंगे और आपको बहुत सारा डिटेल बताया गया था। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से जो आपको डिटेल बताया जा रहा है वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आज फिर 10 क्वेश्चनों का टेस्ट है। कोशिश करिएगा कि ढेर सारा सही हो। आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर सोचेंगे, फिर हम आंसर बताएंगे, आप आंसर मैच कराएंगे। अगर आप 8 से 9 के बीच में सही कर रहे हैं, समझ लीजिएगा तैयारी आपकी बहुत बेहतर है। कोशिश करिएगा 8 से 9 के बीच में सही हो, उससे ऊपर सही हो। और दूसरी बात आपको एक बात बता दें कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, अतः आप क्वेश्चनों को तैयार कर डालो एक बार, तो जो अगर वो दोबारा रिपीट होगा तो आपसे गलती नहीं होगी। तो चलिए फिर टेस्ट देखते हैं और पहला क्वेश्चन ध्यान से देखें। कोशिश करें कि गलत ना हो, आप 10 के 10 सही करने की कोशिश करें। ये वही क्वेश्चन है जो आप हाई स्कूल और इंटर में पढ़ के आए हैं, कोई अलग नहीं है, तो गलत नहीं होगा अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर आप हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, कोयले की किस किस्म में मूल पादप द्रव्य के अभिज्ञेय अवशेष पाए जाते हैं? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। पहला आंसर है एंथ्रासाइट, दूसरा है लिग्नाइट, तीसरा है पीट, चौथा है बिटुमेन। सोचिए। चलिए आंसर आप सोच लिए होंगे, हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। पीट कोयले में अभिज्ञेय अवशेष पाए जाते हैं। जरा जरा इसको ध्यान से समझिएगा, इसका जो डिटेल है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दरअसल कोयले के 4 प्रकार होते हैं। सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रासाइट। मैं आपको एक कोड बताता हूँ, कोड से आप याद रखिएगा। पी ली बी ए। पी से पीट, ली से लिग्नाइट, यहाँ लिखा भी गया है लिग्नाइट, बी से बिटुमिन, यहाँ लिखा गया ये वाला, और ए से एंथ्रासाइट। ये 4 प्रकार के कोयले हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो सबसे नीचे वाला है सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला है, ये सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला है। उससे निम्न क्वालिटी का दूसरा है, उससे निम्न क्वालिटी का तीसरा लिग्नाइट, और सबसे निम्न क्वालिटी का होता है पीट कोयला, जो चौथे नंबर पे आता है। इसका मतलब क्या है? एंथ्रासाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है और पीट कोयला सबसे निम्न क्वालिटी का होता है। और इसको याद करने का तरीका क्या है? पीली बी ए, पी से पीट, ली से लिग्नाइट, बी से बिटुमिन, ए से एंथ्रासाइट, याद रहेगा। और इसमें सबसे उच्च क्वालिटी का एंथ्रासाइट है, पहली बात। दूसरी बात, जब कार्बोनिफेरस युग में वनस्पतियां जमीन के अंदर जमी दबी, कार्बोनिफेरस युग कई लाख साल तक था, तो उस युग में बहुत सारी वनस्पतियां दबी। तो उसमें जो वनस्पति सबसे पहले दबी थी और सबसे नीचे गई थी, वो उच्च क्वालिटी का कोयला बनी है, उसे बोला जाता है एंथ्रासाइट कोयला। और जो वनस्पति सबसे बाद में दबी हैं या फिर अभी हाल ताज में 1000 साल पहले, लाख साल पहले दबी हैं, वो वनस्पति और अगर ऊपर ही दब गई हैं तो वो अच्छे क्वालिटी के कोयले में बदल नहीं पाई हैं, तो उन्हें बोला जाता है पीट कोयला। तो पीट कोयले में क्या होता है? कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए उसमें धुआं ज़्यादा होता है और उसमें ताप कम होता है, क्योंकि वो बहुत पुराना नहीं होता। उसमें वनस्पतियों के अवशेष बहुत पाए जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ पूछा है किस किस्म के कोयले में मूल पादपों के द्रव्य अवशेष अभिज्ञेय अवशेष पाए जाते हैं, तो पीट कोयले में पाए जाते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से कोयला भी नहीं बन पाया है। उसे भूरा कोयला कहते हैं, क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। इसे सफ़ेद कोयला भी कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। भूरा कोयला, सफ़ेद कोयला, खराब कोयला, कुछ भी कह सकते हैं आप। ये कौन सा है? पीट कोयला। तो इसी में वनस्पतियों के अभिज्ञेय मतलब वनस्पतियों के बारे में जानकारी मिल सकती है, क्योंकि ये पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ रहता, पूरी तरह से बदला नहीं रहता है। तो इसमें किस वनस्पति से ये बना हुआ है, बहुत सारी जानकारी मिल जाती है वैज्ञानिक तरीके से, इसलिए यह वनस्पतियों के बारे में जानकारी देने में सक्षम है। तो ऑप्शन सी सही होगा। हमें लगता है बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कोशिश करिएगा कि अगला सही हो। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, तो उसका 3/4 भाग कितने महीने में नष्ट हो जाता है? क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, तो उसका 3/4 भाग कितने महीने में नष्ट हो जाएगा?
पहला ऑप्शन है 6 महीना, दूसरा 8 महीना, तीसरा 12 महीना और चौथा 4 महीना। सोचें आप क्या आंसर हो सकता है। हम आंसर भी बताएंगे, आपको डिटेल भी बताएंगे ताकि आगे क्वेश्चन मिले तो गलती ना हो। इसलिए ध्यान से आप सोचिएगा, उसके बाद जो डिटेल बताएंगे आप उसे सुनिएगा और अगर ज़रूरत पड़े तो नोट भी करिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, ऑप्शन बी सही है, 8 महीना। इसको समझिए थोड़ा सा। देखिए, आप अर्ध आयुकाल पढ़े होंगे हाई स्कूल के फिजिक्स में। अर्ध आयुकाल वह समय होता है जितने समय में कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपने प्रारंभिक अवस्था का आधा हो जाए। तो यहाँ कह रहा है कि एक रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का है। मतलब कि मान लो यह 1 किलो का है, इसका मतलब क्या होगा, 4 महीने बाद यह आधा किलो का रह जाएगा। फिर 4 महीने बाद यह आधा का आधा करेंगे तो 1/4 आएगा। मतलब कि 4 महीने बाद आधा का आधा मतलब 1/4 फिर से ख़त्म हो जाएगा। तो 1/4 ये, और पहले ही 1/2 ख़त्म हो चुका था वो, अगर दोनों जोड़ेंगे तो 1/2 और 1/4 जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 और 3/4 हो जाएगा। आप जोड़ेंगे 3/4 आएगा। तो यहाँ पूछा 3/4 भाग कितने समय में नष्ट हो जाएगा। तो पहले 4 महीने में आधा मतलब 1/2 नष्ट होगा। फिर अगले 4 महीने में उसी आधा का आधा मतलब 1/4 और नष्ट होगा। इसका मतलब क्या है कि 8 महीने में वो 3/4 नष्ट होगा। आप अगर पढ़े होंगे फिजिक्स में अर्धायकाल तो ये सर जो सिंपल सा हम बताएं हैं बहुत सरल है, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं पढ़े हैं तो एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपका जरूर सही रहा होगा। क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है, वह व्यक्ति कौन है जिसने एक महत्वपूर्ण नैदानिक यंत्र के MRI के विकास में सहायता की और उसके लिए उसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, आंसर सोचिए। पहला ऑप्शन है सिडनी ब्रेनर, दूसरा ऑप्शन है पाल सी लोटरबर, तीसरा ऑप्शन है जॉन ई स्लटन और चौथा ऑप्शन है H रॉबर्ट हार्विट्ज। सोचिए इन चारों में से कौन सा आंसर सही है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, पॉल सी लोटरबर। पहली बात तो आप ये जानते होंगे MRI क्या है। MRI क्या होता है, बॉडी की स्कैनिंग की एक मशीन होती है। यहाँ देखें आप, MRI का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन चिकित्सा प्रतिबिंबन की एक तकनीक है। और MRI के द्वारा शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त करने के लिए प्रबल चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। और अनुनाद टोमोग्राफी भी कहते हैं इसे, MRT भी कहते हैं। अब देखो आप ये वाला पार्ट देखे होंगे, MRI जो किया जाता है, इस पर आदमी लेटता है, उसके बाद ये मशीन अंदर जाती है इसमें, यहाँ पूरे बॉडी का स्कैनिंग होता है। MRI इलाज नहीं है, इसको याद रखिएगा। इसमें शरीर जब जाता है तो पूरी बॉडी को स्कैन किया जाता है और पता किया जाता है कि कहाँ कहाँ शरीर में कमी है, फिर डॉक्टर उसी हिसाब से इलाज करता है। तो इस बात को याद रखिएगा, MRI का काम केवल बॉडी की स्कैनिंग करना होता है। फुल फॉर्म भी आप याद रखें, फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कभी कभी। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है इसका फुल फॉर्म, इसको आप याद रखेंगे, MRT भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो होगा पॉल सी लोटरबर। इन्होंने ही इसकी खोज की थी और इसका काम क्या होता है, पूरी बॉडी की स्कैनिंग करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, काफ़ी सस्ता और सरल क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो भारी जल D2O जिसे बोलते हैं का प्रयोग किस रूप में करते हैं, शीतलक के रूप में, ईंधन के रूप में, नियामक के रूप में, इनमें से कोई नहीं। सोचिए, सरल क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने आपको ये भी बताया था भारी जल की खोज कौन किया था, क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा पिछले वीडियो को भी टेस्ट जरूर लगाएं, आपकी जानकारी बढ़ेगी और कुछ वहाँ डिटेल भी बताया गया है, आपके काम आ सकता है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, नियामक के रूप में। नियामक मतलब नियंत्रक। दरअसल क्या होता है कि जब नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम की बमबारी कराई जाती है तो यूरेनियम के कण जल्दी जल्दी टूट कर बहुत ज़्यादा विखंडित होने लगते हैं और ये विखंडन न्यूट्रॉनों की वजह से होता है।
तो न्यूट्रॉनों की गति को अगर रोक लिया जाए तो क्या होगा कि ये विस्फोट की गति कंट्रोल में आ सकती है। न्यूट्रॉनों को रोकने के लिए, उनकी गति को मंद करने के लिए नियंत्रण के रूप में भारी जल, जिसे बोलते हैं D2O, का प्रयोग किया जाता है। और वो क्या करता है, न्यूट्रॉनों को सोख लेता है, न्यूट्रॉनों को मंदित कर देता है, जिससे क्रिया नाभिक के रिएक्टर में जो परमाणु विखंडन क्रिया होती है वो कंट्रोल में रहती है। एक चीज़ और दूसरी कि D2O की खोज यूरे और बार्सबर्न ने किया था, ये आप याद रखेंगे। और ये भारी जल शुद्ध जल के 600वें भाग में 1 भाग होता है, ये भी आप याद रखिएगा। 1:600 का अनुपात बनता है, याद रखेंगे। बहुत रेयर केस में ये मिलता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें, ये भी सस्ता क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? कोयला, पेट्रोल, जलने वाली गैसें, यूरेनियम। सोचिए, फिर एक आंसर मिलेगा यहाँ से आपको, आप 1 नंबर अर्न कर सकते हो यहाँ से। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन हमने बताया था, परमाणु विखंडन में, परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम का उपयोग करते हैं विखंडन करने के लिए। यूरेनियम 235, आप पढ़े होंगे ये सब। 92 यूरेनियम 235 पूरा परमाणु क्रमांक, परमाणु भार बनता है इसका। ये सब चीज़ें तो आप पढ़ के आए होंगे, सरल है। और ऑप्शन डी सही है, परमाणु विखंडन यूरेनियम के लिए होता है, परमाणु रिएक्टर में इसका प्रयोग करते हैं, सरल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला भी क्वेश्चन सरल ही क्वेश्चन है, सस्ता क्वेश्चन है, नंबर फ्री का मिल सकता है, थोड़ा ध्यान से देखें। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, किस लिए करते हैं? ईंधन के रूप में, स्नेहक के रूप में, विमंदक के रूप में, विद्युत्रिधि के रूप में, विद्युत्रिधि के रूप में। सोचें किस रूप में करते हैं? चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, विमंदक के रूप में। जिस काम के लिए भारी जल का उपयोग करते हैं, जो कि ऊपर आपने पढ़ा था, उसी काम के लिए विमंदक के रूप में, 1 मिनट, विमंदक के रूप में इसको भी करते हैं। दरअसल भारी जल का काम क्या होता है? न्यूट्रॉनों की गति को रोकना, कम करना, अवमंदित करना। इसका भी काम होता है विमंदन, मतलब अवमंदन करना, न्यूट्रॉनों की गति को कम करना, ताकि विखंडन की क्रिया पर रोक लगाया जा सके। उसे जब चाहे तब चलाएं, जब चाहे तब रोकें। तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ईंधन के रूप में नहीं कर सकते। स्नेहक समझते हो आप, लुब्रिकेंट बोलते हैं। जैसे आप अपने साइकिल में वायरिंग में ग्रीस डालते हो, मोबिल डालते हो, वो स्नेहक का काम करते हैं वैसे, लेकिन स्नेहक के रूप में आप नहीं यूज करते। इसका काम होता है विमंदक के रूप में, न्यूट्रॉनों की गति को स्लो करने में। तो ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं जो आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले आप क्वेश्चन देख के आंसर बताएं। ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है, निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है मीथेन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है ओजोन। सोचें, क्वेश्चन आप ध्यान से देख लें एक बार। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा हो सकता है? चलिए आप सोच लिए होंगे, हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब कभी भी ईंधन आप जलाते हो, कोई भी ईंधन हो, अगर पूर्ण दहन होता है तो वहाँ बनता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और अगर अपूर्ण दहन होता है तो उससे बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, ये बहुत खतरनाक है। ये जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को नहीं ले जाता, उसकी जगह पर कार्बन मोनोऑक्साइड को ले जाता है, और ये जाकर कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं, जिससे कि हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं बनता और हमारा दम घुटने लगता है और मृत्यु हो जाती है। इतनी खतरनाक गैस है ये। दूसरी बात, कार्बन मोनोऑक्साइड वाहनों के धुओं से निकलता है। तीसरी बात, आपको क्वेश्चन में ये समझना है कि क्या क्वेश्चन में पूछा है, उसके हिसाब से आंसर देना है। क्वेश्चन में पूछा है कि ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वायु प्रदूषण नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से वायु प्रदूषण होता है। आप कार्बन डाइऑक्साइड के धुएं में सांस लेकर
कुछ समय तक जिंदा वहाँ से हट जाएंगे तो जिंदा रह लेंगे, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड में आप अगर पड़ गए तो आपकी मृत्यु निश्चित है। दूसरी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रदूषण की श्रेणी में आएगा, लेकिन जब यहाँ पर कंपेयर करके क्वेश्चन पूछेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड को वायु प्रदूषण में डालना पड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लोबल वार्मिंग के लिए छोड़ना पड़ेगा। इसलिए याद रखिएगा आप, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन और मीथेन महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है वायु प्रदूषण के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ये अगर वायु में घुला है तो आप सांस भी नहीं ले पाएंगे, दम घुटने लगेगा, इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन ए सही है। अलग करना सीखें, क्योंकि क्वेश्चन समझदारी पर आने लगा है, रटने वाले पे नहीं आता है, इसलिए आंसर भी आपको समझदारी से देना पड़ेगा, नहीं तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आपसे गलत हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन सरल है, ध्यान से देखें आप। क्वेश्चन है, भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती पराश्व परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेपास्त्र है? अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर ए सही होगा, अग्नि। मध्यवर्ती मतलब कि इन सब में से सबसे अधिकतम किसकी मारक क्षमता है, कौन प्रक्षेपास्त्र है जो मिसाइलों को ले जा सकता है, तो वो है अग्नि। अग्नि तो अब तो कम से कम 5000 किलोमीटर तक जाने में सक्षम हो गई है, जबकि पृथ्वी, नाग, त्रिशूल इनकी क्षमता 1000 के अंदर है। तो अग्नि का जो परास है सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन ए सही है, याद रखिएगा। अब आपको यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि दिया है मध्यवर्ती परास, और अग्नि भारत की सबसे ज़्यादा दूर तक मार करने वाली सक्षम मिसाइल है, तो इसको मध्यवर्ती में क्यों रखा जाता है? तो एक बात अपने ध्यान में रखें, आप किसी भी चीज़ को कभी भी पूरी तरह से फास्ट या फिर सबसे अधिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि उससे भी तेज बन जाएगा, इसलिए मध्यवर्ती लिखा जाता है। आप कभी जब क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट में भी जो बॉलर होते हैं भले ही कितना भी फास्ट बॉलिंग करते हो, लेकिन जब भी उनके नाम के आगे, बॉलर के नाम के आगे लिखते हैं तो लिखते हैं मीडियम प्रेशर, मध्यम तेज गेंदबाज। आप ऐसा ही पढ़ते होंगे, मीडियम प्रेशर हैं, ये मीडियम प्रेशर हैं, इतना तेज बॉलिंग करते हैं। शोएब अख्तर जो बहुत तेज बॉल फेंकते थे, उनके भी नाम के आगे मीडियम पेसर लगता था। इसलिए मध्यवर्ती परास सबसे ज़्यादा जो हो सकता है भारत में, पृथ्वी, नाग, अग्नि, त्रिशूल में तो अग्नि होगा, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, अंकीय सिग्नल किस प्रलेख को कोडन करने के बाद टेलीविजन टेलक्स उपग्रह के द्वारा प्राप्तकर्ता के पास भेजा जा सकता है, जहां उसका विकोडन किया जाता है, मूल प्रलेख की प्रति सही तैयार की जाती है? निम्नलिखित में से वह कौन सी है जो इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, मतलब कौन सा यंत्र है? ऑप्शन ए है फैक्स, दूसरा है शब्द संसाधन, तीसरा है टेलेक्स, चौथा है ईमेल। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, फैक्स। फैक्स ही ऐसा है जो एक जगह से कोड की हुई चीज़ों को तुरंत यहाँ से प्रिंट कर देते हैं, तो अगली जगह पर अपने आप वही चीज़ हूबहू निकलती है। ये काम करता है फैक्स मशीन। तो आप इसको थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं फैक्स मशीन कैसी होती है। ये देखिए, ये फैक्स मशीन है। फैक्स मशीन एक डिवाइस होता है जिसका प्रयोग डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली सेंड करने के लिए किया जाता है, जिसमें एक टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से भेजा जाता है। इस मशीन का प्रयोग एसटीडी टेलीफोन से जोड़कर भी किया जा सकता है। तो आप देख लो, ऐसा होता है। यहाँ पर आप कागज़ लगाकर यहाँ से प्रिंट करोगे तो वो अगली जगह पर ये देखो ऐसे निकलता है। तो इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ देख लो, इसकी प्रणाली थोड़ा समझ लीजिए। इधर से प्रिंटेड सामग्री को फैक्स मशीन में डालते हैं, फिर मॉडेम के माध्यम से टेलीफोन तार पे जाता है, फिर अगले टेलीफोन के तार से इधर मॉडेम में आता है, मॉडेम से इस फैक्स मशीन में आता है, उसके बाद ये यहाँ से वही प्रिंटेड सामग्री निकलती है, सेम जो यहाँ से भेजा जाता है। तो वो फैक्स मशीन की ही बात की जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन वन लाइनर है, आप कई बार सुने होंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। ज्यामिति का जनक किसे कहते हैं? पाइथागोरस, यूक्लिड, अरस्तु, केपलर। लास्ट क्वेश्चन है, गलती नहीं होनी चाहिए। आप जनरली वन लाइनर में भी पढ़े होंगे ये सबको। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। ज्यामिति के जनक यूक्लिड को कहा जाता है। यूक्लिड एक वैज्ञानिक है, उनको एक ज्यामिति का जनक कहा जाता है।
यहाँ पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं कि आपके नंबर अच्छे आए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लगता है चैनल से कुछ फ़ायदा हो रहा है तो चैनल से ज़रूर जुड़िए और उन बच्चों के पास भी शेयर करिए जो तैयारी में लगे हुए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए।